हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। आज की क्लास में हम संविधान की विशेषताएं मींस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मींस संविधान सभा के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो ये क्लास लेने से पहले आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, अपने संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक पर आना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। पहला पॉइंट है आपका संविधान की विशेषताओं में। अगर आप देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, दो तरीके का होता है। संविधान सभा हमारा लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। तो संविधान के रूप कितने होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित, मीन्स रिटन और नॉन रिटन। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ बना था, अमेरिका में, और अलिखित संविधान कहाँ बना था, ब्रिटेन में बना था। ठीक है, अगर संविधान की जननी बोले तो आपका आंसर क्या होगा, अमेरिका, और संसद की जननी बोले किसे बोला जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। ठीक है, तो संसद से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको देखना होगा तो आप ब्रिटेन ही करोगे। ब्रिटेन को बनियों का देश किसने कहा, नेपोलियन ने कहा। भारत ने संसदीय शासन पद्धति को स्वीकार किया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और कैसा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ठीक है, पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, और अब कितनी हैं, 22 हैं। और अब आपका अनुच्छेद भी 395 से बढ़कर 444 प्लस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है, भारतीय संविधान लचीला और कठोर है, अर्थात दोनों का मिश्रण है। इसका मतलब समझो, लचीला और कठोर है का मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ा परंपरावादी भी है। ठीक है, धर्म और इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड है। अगर आप कोई कानून तोड़ते हो तो उस कानून से बचने के लिए भी लॉ बनाए गए हैं। कोई आप अपराध करते हो तो उस अपराध से बचाने के भी लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, लचीला बोला जाता है। ऑस्टिन ने भारत के संविधान पर कुल 4 लोगों के प्रभाव को दर्शाया है, और ये जो 4 लोग हैं ये कौन कौन से हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये कितने लोग हैं, 4 लोग हैं जो ऑस्टिन ने, जिन्हें भारत के संविधान पर इनके प्रभाव को दर्शाया है। संविधान का स्वरूप कैसा है, संघात्मक है, लेकिन आत्मा एकात्मक है। संघात्मक का मतलब यूनियन, जैसे केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर होता है। ठीक है, केसी हियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, अर्थात एकात्मक अधिक और संघीय कम, मीन्स एकात्मक अधिक और संघीय कम है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, अर्धसंघीय बोल दिया। डी बसु ने के अनुसार भारतीय संविधान कैसा है, एकात्मक और संघात्मक दोनों का ही मिश्रण है। भारतीय संविधान में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के तत्व शामिल किए गए हैं, क्योंकि अपने संविधान में मैक्सिमम चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो आप देखोगे वो बाहर से ही ली गई हैं, विदेशियों से, कभी अमेरिका से कोई चीज़, जर्मनी से कोई, जापान से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान की अधिकांश बातें 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। ये तो हमने बेसिक पॉइंट्स देखे। अब क्या देखना है हमें, अनुसूचियाँ देखनी हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 8 थी उस टाइम पर। ठीक है, अभी कितनी हो गई हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची के बारे में हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रथम अनुसूची, ठीक है, क्या कहती है, या प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है कि ये किसके बारे में बताता है, राज्य और संघ, मीन्स स्टेट और यूनियन के बारे में बताता है। और आपको याद रखना है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप क्या बोलोगे, पहले कितने थे, 29 राज्य, तेलंगाना को लेकर 29 हो गए थे। लेकिन अभी जब जम्मू कश्मीर वाली बात आई तो ठीक है, जब से 370 हटा तो जम्मू कश्मीर आपका क्या हो गया, यहाँ राज्य से हट गया और उसको अब क्या कर दिया गया, तो आप देखोगे उसको यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया है। तो आप क्या बोलोगे, अब कितने स्टेट हैं, स्टेट तो आपके 28 ही हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी आपकी बढ़कर कितनी हो गई, 9। 7 तो पहले से ही आपको पता है। ठीक है, 9 जो 2 और ऐड हुई वो कौन सी, एक तो लेह लद्दाख और दूसरी आपकी जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, दूसरी अनुसूची की। वहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर सैलरी का, ठीक है, वेजेज का यानी कि वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सब का वर्णन किसमें किया गया, इन सब के वेतन भत्तों का वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो वेतन, सैलरी से रिगार्डिंग अगर कोई भी अनुसूची का आपके पास क्वेश्चन में आता है तो आप हमेशा कौन सी अनुसूची करोगे, कौन से शेड्यूल का आंसर दोगे, शेड्यूल नंबर 2।
नेक्स्ट आता है थर्ड शेड्यूल के बारे में। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ यानी कि ओथ जो है, ठीक है, ये तीसरी अनुसूची में आता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में कितना? उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16 और कर्नाटका में 12, ठीक है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, किस किस राज्य से कितने लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, कितनी सीटें होती हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में होंगी? चौथी अनुसूची में होंगी। पाँचवीं अनुसूची में एसटी और एससी, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किसमें दिया गया है? पांचवी अनुसूची में दिया गया है। छठी अनुसूची बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है आपको। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातियां हैं वहाँ पर, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र जो हैं उसके प्रशासन के संबंध में प्रावधान की बात कही गई है। पांचवी और छठी में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और क्षेत्र के बारे में बात की गई है। यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में केवल राज्य दिखाए गए हैं, 4 राज्य मेंशन है, केवल उन्हीं के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिया गया है, किसमें? छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची क्या कहती है? संघ राज्यों के बीच कार्यों का विवरण, ठीक है, यानी कि संघ और राज्य दोनों के बीच कौन कौन से कार्य हैं उनके कार्यों का वितरण कर दिया गया। 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का ही रोल होता है, लेकिन जो लास्ट डिसीजन होता है वो केंद्र सरकार का ही होता है। संघ सूची में आपका केंद्र आता है और राज्य सूची में राज्य सरकार के फैसले होते हैं। आठवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो भारत की आधिकारिक भाषाएं, लैंग्वेजेस की यहाँ पर जो लैंग्वेज हैं या लैंग्वेज कोई ऐड किया जाती है, कोई भाषाएं इसमें ऐड की जाती हैं, तो वो सब किस में होता है? आठवीं अनुसूची में होता है। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी जो आधिकारिक थी? तो वो 14 थी, लेकिन वर्तमान में अब 22 प्लस हो गई हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची, अगर हम 9th शेड्यूल की बात करते हैं तो भूमि सुधार संबंधी कानून जो कि न्यायिक समीक्षा से बाहर है, इससे पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था और उसी टाइम पर जोड़ा गया था क्या? भूमि सुधार संबंधी कानून, और ये किस में आता है? 9वीं सूची में आता है। 10वीं सूची है, जो 10वां शेड्यूल है वो है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985, ठीक है, पहला 1951 में हुआ था और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें दल बदल की बात कही गई, ठीक है, तो कौन सा कानून रखा गया? दल बदल कानून रखा गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें फिर से संशोधन किया गया, ठीक है। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं और 12वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन और यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है, ये 1993 दोनों ही, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है आपको? ये ग्राम पंचायत, जब भी ग्राम पंचायत की बात करें तो 11वीं, और जब भी नगर पंचायत, नगर सुशासन की बात करें तो आपको 12वीं अनुसूची, ये डिफरेंस याद रखना है। इसमें कुल 29 विषय हैं और इसमें कुल 18 विषय हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि पंचायती राज को किस में रखा गया है? 11वीं अनुसूची, और नगरीय सुशासन को किस में रखा गया? तो आप बोलोगे 12वीं अनुसूची। और किस में 29 विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची, और किस में 18 विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची। तो इस तरीके से आपके 12 अनुसूचियाँ खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो 12 अनुसूची आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं SSC में, रेलवे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? प्रियम्बल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कि हमारे जो संविधान है उसका प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को धन उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ से जो आपको पॉइंट याद रखना है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है? प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। तो ये 5 पॉइंट याद रखना, यही 5 आपके संविधान में प्रस्तावना के मेन अहम रोल हैं, ठीक है।
और भाईचारा, एकता और अखंडता। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि एकता अखंडता किसमें कहा गया, हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है। जो ये प्रियम्बल है 26 जनवरी 1950 को अंत में लागू की गई। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे अगर, तो आप किसे बोलोगे, प्रियम्बल को बोलोगे। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, और लेकिन जो अंबेडकर जी थे, जिन्हें ड्राफ्ट कमेटी का हेड कहा जाता है, जनक कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, अनुच्छेद 32 जो है उसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। प्रस्तावना में एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी जोड़े गए और एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ दिया गया। जनता दल ने 45वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी यह शब्द अपरिभाषित है। मीन्स समाजवादी आज भी क्या है, अपरिभाषित शब्द रह गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। बहुत फेमस है 42वां संविधान संशोधन, बार बार आता है क्योंकि इसमें पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया और इसमें एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेरुवारी यूनियन वाद 1960 में कहा गया। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायता देता है। ठीक है, प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन क्या है, करता है, हेल्प करता है उस टॉपिक को समझने में। तो यहाँ पर प्रस्तावना भी क्या करता है, संविधान की व्याख्या में हेल्प करता है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह बेरुवाड़ी वाद में कहा गया। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया। ठीक है, केशवानंद केस जो है इस पर डिस्कशन होगा आपका आगे चलकर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आता है यहाँ पर आपका जो पॉइंट, भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। मतलब कि भारतीय संविधान में जो टॉपिक उठाए गए हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, ठीक है, तो हर जगह पूछा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, तो बहुत ही ध्यान से इसे पढ़िएगा। और इसका मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जिसमें आपका थोड़ा ट्रिकी बेस्ड हो जाएगा, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। भारतीय संविधान पर देशी और विदेशी दोनों तरह के संविधानों का प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। ठीक है, संविधान के ऊपर प्रभाव ब्रिटेन। जब भी मैंने बोला संसदीय पद्धति, संसद की बात कहीं से भी आएगी, क्योंकि संसद की जननी किसे माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। तो जब भी संसद से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो वो समझ लेना कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ पर, भारत संविधान में। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें लिया गया है, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट हैं कौन कौन से, संसदीय पद्धति, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपके कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। जो ये संविधान संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी, आपातकाल की बात कही जाएगी तो आपातकाल कहाँ से लिया गया, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। इसको आप याद भी रख सकते हो, मनी से। ठीक है, मनी होगा तो आपात होगा, मनी। ठीक है, तो याद रखना है। कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से। तो संघात्मक याद रखना कि कहाँ से, पहला संघात्मक शासन व्यवस्था अगर बात की जाएगी तो कनाडा से, और संसदीय व्यवस्था अगर बात की जाएगी तो आप ब्रिटेन से। इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। फ्रांस से क्या लिया गया है, रिपब्लिक पद्धति, यानी कि गणतंत्रात्मक जो सिस्टम है हमारा, वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। सोवियत संघ से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अमेरिका से सारी पावरफुल चीज़ें ली गई हैं, जिसमें पावर वाली बात आती है, और पावरफुल कौन है, अमेरिका है। तो ऐसे याद रखना है, जितनी भी पावर वाली चीज़ें हैं, जैसे मूल अधिकार,
ठीक है। मूल अधिकार में क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारा कर्तव्य है, मूल अधिकार है वो हमारा राइट है, वो हमारा पावर है। ठीक है। यहाँ पर भी न्यायिक पुनर्अवलोकन यानी कि न्याय के लिए वो भी क्या है, एक पावर है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पावर के द्वारा, उपराष्ट्रपति का पद पावर। ठीक है। तो जो भी चीज़ें पावर से रिलेटेड हो जाएंगी समझ लेना वो कहाँ से हैं, अमेरिका से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रभाव। सम से याद रखना है आपको असम, और असम मीन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ऐसे असम ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आप जैसे भी आपको याद हो सकता है, तो कुछ ट्रिक बेस्ड आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत बार पूछे गए हैं, मतलब रिपीटेटिव हैं ये। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, यूनिट 2 को कवर करना है। ठीक है। यूनिट 2 आपका संविधान की विशेषताएं कंप्लीट होता है। और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो की। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।